हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस क्लास 10th के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आएंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, साइंस क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 1 है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस H2O। यह अभिक्रिया कौन सी है? ठीक है, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है यानी कि अपचयित हो रहा है कॉपर में, और हाइड्रोजन उपचयित यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O में। तो यह अभिक्रिया होगी रिडॉक्स, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है। तो इसमें हम राइट लगा देंगे रिडॉक्स पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fe प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो इस अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है। कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला और फेरस सल्फेट का होता है हल्का हरा। तो नीले से हल्का हरा हो जाएगा क्योंकि कॉपर सल्फेट का फेरस सल्फेट बन गया है। तो आंसर होगा इसका भी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो वो देता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो यह अभिक्रिया क्या है? तो एकल पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थों में टूट रहा है, अतः यह होगी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है फेरस सल्फेट गिव्स फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस अभिक्रिया में वियोजन का कारण क्या है? सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश खाली? तो इसमें है सूर्य, इसमें है ऊष्मा। यहां पर लिख देंगे हीट। ठीक है, ये इसमें थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है बट आप उसको लिख सकते हैं। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो सीधा ऑप्शन देना है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शेपी। हाँ, ये ऊष्मा देती है, संयोजन या दो बार आ गया संयोजन व ऊष्मा शेपी दोनों। तो यह अभिक्रिया देखो, इसमें संयोजन भी हो रहा है, दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बना रहे हैं और इसमें ऊष्मा भी बहुत निकलती है। तो ये हो गए एग्जाम्पल, दोनों के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें। ये संयोजन व ऊष्माशेपी दोनों है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं ए संतुलित है, क्योंकि देखो Fe दोनों तरफ 3 है और H2 दोनों तरफ देखो 8 है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 4 है इधर और इधर भी 4 है। बी में AgCl 1 Ag है लेफ्ट साइड, राइट साइड भी 1 Ag है, और Cl लेफ्ट साइड है 1 और Cl2 2 हैं। तो ये नहीं है संतुलित, तो संतुलित बी आ गया, ये संतुलित नहीं है। ठीक है, बाकी सारी संतुलित हैं। इनमें से कौन सी अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? तो ये सारी अभिक्रियाएं, तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया जो है वो प्रकाशीय वियोजन है? तो पहली नहीं है, क्योंकि पहली ऊष्मीय वियोजन है। ठीक है, पहली वाली नहीं है। दूसरी भी नहीं है, क्योंकि दूसरी भी ऊष्मीय वियोजन है। AgBr ये है AgBr2, और ये भी है AgCl 2AgCl प्लस Cl2। ये दोनों ही प्रकाशीय वियोजन है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 और 4। तो सी आ जाएगा 3 और 4 दोनों। तो सी को टिक कर लीजिए। सफेदी के पश्चात दीवारों पर चमक का कारण? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम। तो इसका आंसर आएगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट। 9th क्वेश्चन है पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इस अभिक्रिया में किस रंग का अवक्षेप बनता है? ए पीला, बी सफेद, सी हरा, डी भूरा। तो इसमें जो अवक्षेप बनता है वो होता है पीले रंग का। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशेपी नहीं है? आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशेपी नहीं है। जलना, जलना भी एक अभिक्रिया है। श्वसन, ये भी एक अभिक्रिया है। 2AgCl 2Ag प्लस Cl2 CH4 प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशेपी नहीं है? भाई जलना ऊष्माशेपी है, ऊष्मा निकलती है। श्वसन में भी ऊष्मा निकलती है। ये वाली अभिक्रिया ऊष्माशेपी नहीं है। इसमें मेथेन जल रही है ऑक्सीजन में, तो ये भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट टर्म एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अम्ल तथा क्षारक निम्न आयन देते हैं जलीय विलयन में। H+OH- या B है OH-H+, C है H या OH और D है Na+ और Cl-। तो इसका करेक्ट आंसर है A, यानी H+ और OH, यानी अम्ल देता है H+ आयन और क्षारक देते हैं OH- आयन। अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे, कड़वे, बेस्वाद या मीठे। तो अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे। निम्न में से गंधीय सूचक कौन सा है? तो गंधीय सूचक है लौंग का तेल, क्योंकि लिटमस हल्दी तो प्राकृतिक सूचक है और मैथिल ऑरेंज है कृत्रिम सूचक। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः निम्न गैस उत्पन्न करते हैं। O2, CO2, हाइड्रोजन और NO2। तो हाइड्रोजन गैस देते हैं सामान्यतः। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है क्षारीय, यानी आंसर है ए। किसी क्षारक या अम्ल की प्रवृत्ता निर्भर करती है, तो उसमें किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता निर्भर करती है उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर। तो क्षारक में होते हैं OH आयन और अम्ल में होते हैं H+ आयन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी OH- आयन या H+ आयनों की संख्या पर किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता निर्भर करती है। नेक्स्ट है 7, एक पदार्थ का pH 1 है तो वह हो सकता है प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल या क्षारक या जल। तो वह प्रबल अम्ल होगा, क्योंकि जितनी कम pH होगा उतना ही प्रबल अम्ल होगा। अम्ल 1 से अधिक और 7 से कम होते हैं। निम्न में से विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र है इसमें CaOCl2। निम्न में से कौन सा विरंजक चूर्ण के लिए असत्य है? इसका उपयोग वस्त्र उद्योगों में विरंजन के लिए होता है, ये भी ठीक है। कागज की फैक्ट्री में उपयोग होता है, ये भी ठीक है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए उपयोग होता है, ये भी ठीक है। डी, बेकिंग पाउडर में इसका उपयोग होता है। तो हमारा आंसर हो गया डी, क्योंकि ये गलत है। निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र गलत है? तो आपको देखना है किसका गलत है। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये राइट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी हाफ H2O, ये भी ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3, ये भी ठीक है। धावन सोडा Na2CO3 5H2O क्रिस्टलन का जल, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें क्रिस्टलन का जल 5 ना होकर 10 होता है। 10H2O लगा देते हैं, ये 5 हटा के, तो ये रॉन्ग है, बाकी सभी ठीक हैं। चैप्टर 3 के धातु एवं अधातु, क्लास 10th। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को कहते हैं आघात वर्ध्यता, तन्यता, ध्वनिक व भंगुरता। तो इसका आंसर है, मैं आपको टिक करके बताऊंगा, आघात वर्ध्यता, यानी धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। इनमें से कौन सी अधातु है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या ब्रोमीन। तो इसमें से अधातु है ब्रोमीन, क्योंकि बाकी सारी धातुएं हैं। अधातु जो द्रव होती है सामान्य ताप पर, ब्रोमीन केवल यही अधातु है जो कि द्रव्य होती है, बाकी सारी ठोस या गैस। धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन सभी को चाकू से काटा जा सकता है। ये धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ओरियम यानी कि गोल्ड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इनमें से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? एल्युमिनियम, आयरन, लेड और कॉपर। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है एल्युमिनियम। घंटी धातु से बनाई जाती है, क्यों? धातु के किस गुण की वजह से? ध्वनिक, तन्य, कठोर, सुचालक, ये सारे ही गुण धातुओं के हैं, लेकिन ध्वनिक की वजह से बनाई जाती है, क्योंकि ये साउंड देते हैं, एक अलग तरह का साउंड। धातु कौन सा आयन बनाती है? धनायन, ऋणायन, दोनों? कोई नहीं, धनायन बनाती है हमेशा। धातु सामान्यतः तनु अम्ल के साथ गैस उत्पन्न करती है, कौन सी गैस? नॉर्मली करती है हाइड्रोजन।
निम्न में उभयधर्मी ऑक्साइड है? कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सी है आंसर। प्रश्न 9 दोबारा देख लेते हैं हम। धातु सामान्यतः तनुओं के साथ गैस उत्पन्न करती है हाइड्रोजन, लेकिन नाइट्रिक एसिड है HNO3 कभी कभी कुछ धातुओं के साथ NO2 भी देता है। इसलिए हमने लिखा है कि धातु सामान्यतः तनुओं के साथ गैस उत्पन्न करती है हाइड्रोजन। फॉर फर्स्ट टर्म चैप्टर 6 साइंस जैव प्रक्रम, निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा आंसर उपरोक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर। ये सभी आंसर है डी, ये सभी। मृतजीवी पोषण होता है कवक में, शैवाल में, पौधों में, मनुष्य में, यानी कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, ये होता है कवक में। भोजन का पाचन आरंभ होता है मुंह में, छोटी आंत, उदर या वृहदांत्र। तो मुंह से ही हो जाता है। सैलरी एमाइलेज जो है वो शुरू कर देता है भोजन का पाचन मुंह से ही। प्रोटीन का पाचन निम्न एंजाइम करता है, पेप्सिन, लाइपेज, एमिलेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि पेप्सिन। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। निलय की दीवार मोटी होती है, क्यों? इसको रक्त ग्रहण करना होता है, इसको रक्त शरीर के अंगों तक भेजना होता है। उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि ये रक्त शरीर के अंगों तक पंप करता है, इसलिए मोटी होती दीवार। इनमें से किस में ऑक्सीजनीकृत रुधिर बहता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिरा में, फुफ्फुसीय धमनी में। देखो, ऑक्सीजनीकृत जो रुधिर होता है वो हमेशा बहता है धमनी में, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में भी होता है ऑक्सीजनीकृत रुधिर। तो करेक्ट आंसर है डी। पादपों में जल का परिवहन होता है, जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जाइलम। वृक्क का प्रमुख कार्य है मूत्र का निर्माण, पोषण, वहन, श्वसन। तो वृक्क का प्रमुख कार्य है मूत्र का निर्माण या उत्सर्जन। अगर उत्सर्जन हो तो भी आप उत्सर्जन लिखेंगे। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है वृक्काणु, वोमेन संपुट, संग्राहक वाहिनी, इनमें से कोई नहीं। वृक्काणु या नेफ्रॉन। मेरा वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है वृक्काणु। इनमें से किसकी दीवार मोटी होती है? धमनी, सिरा, दोनों की, किसी की नहीं। तो हमेशा धमनी की दीवार जो होती है वो सिरा से मोटी होती है, क्योंकि रुधिर पंप होता है धमनी से। यानी धमनी से जो हृदय जो है रुधिर को पंप करा वो धमनी से होते हुए जाता है, तो प्रेशर जाता है, इसलिए धमनी की दीवार मोटी होती है। इनमें से किस में वॉल्व होते हैं? धमनी, शिरा, दोनों में किसी में भी नहीं। तो शिरा में वॉल्व होते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो, वापस न चला जाए ब्लड। वाष्पोत्सर्जन होता है रंध्र द्वारा, जाइलम, फ्लोएम और जड़। तो रंध्र द्वारा होता है। रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन, आंसर इज ए। श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं। वायवीय श्वसन के लिए कौन सा कथन गलत है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ये सारे ही सही हैं, तो इनमें से कथन गलत कोई भी नहीं है। तो डी आंसर। तो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ एमसीक्यू करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो फर्स्ट टर्म में आएंगे। प्रकाश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1 है ए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, राइट है ये। प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी राइट है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, ये भी ठीक है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे कम है, ये गलत है, क्योंकि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है आभासी एवं सीधा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी एवं सीधा।
प्रश्न 3, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ए ध्रुव, बी मुख्य अक्ष, सी वक्रता केंद्र, डी द्वारक। तो इसका आंसर होगा ए ध्रुव। इसको पी से डिनोट करते हैं। प्रश्न 4 है, एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उभरा है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उभरा होता है और अवतल दर्पण का दबाव होता है बीच में से। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु है मुख्य फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र और डी द्वारक। तो इसका आंसर है ए मुख्य फोकस। एफ से डिनोट करते हैं इसको। यदि बिंब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कहाँ बनेगा? यदि बिंब अनंत पर होता है तो अवतल दर्पण के केस में जो है प्रतिबिंब सदैव फोकस पर यानी एफ पर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि बिंब वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार व स्थिति क्या होगी अवतल दर्पण के लिए? यदि वस्तु यानी बिंब सी पर है तो प्रतिबिंब हमेशा बनेगा सी पर ही। सी के लिए सी पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो आंसर इसका होगा ए। इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा बिंब से छोटा होता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए उत्तल दर्पण। तभी उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में होता है पीछे के वाहन या दृश्य देखने के लिए, क्योंकि इसका प्रतिबिंब छोटा और आभासी बनता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण, क्योंकि इसकी फोकस दूरी लेफ्ट साइड होती है, तो लेफ्ट साइड की चीजें जो है वो ऋणात्मक ली जाती हैं। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी का फॉर्मूला है फोकस दूरी इज इक्वल टू 1/r यानी वक्रता त्रिज्या। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 यानी कि सी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सी आ जाएगा यानी 10 सेंटीमीटर। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम 1-2 दिन में आपको भेजेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। इसका क्या कारण हो सकता है? ए है अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी इनमें से कोई नहीं, डी पेंसिल टेढ़ी ही थी। तो इसका राइट आंसर है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की में जाती है तो इसकी चाल भी बढ़ जाती है और इसी वजह से अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका आंसर होगा सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हो कहलाता है लेंस, दर्पण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाता है लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंब यानी कि वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति क्या होगी? तो वस्तु होगी 2f2 पर समान आकार, वास्तविक तथा उल्टा। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर समान आकार का, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, लेंस के दूसरी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु को कहाँ रखें कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बने? नॉर्मली उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक तथा उल्टे बनते हैं। तो वस्तु को कहाँ रखा जाए? फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच, f1 पर 2f1 पर तथा अनंत पर। एक ही स्थिति ऐसी है कि जहाँ प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, वो है ये ए, फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच। कौन से लेंस से प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा ही बनता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं, दोनों। अवतल लेंस ए, अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा बिंदु साइज का प्रतिबिंब फोकस पर बनाता है।
तो प्रतिबिंब की स्थिति, उत्तर लेंस वास्तविक तथा बिंदु साइज का प्रतिबिंब फोकस पर बनाता है, तो बिंब की स्थिति क्या होगी, यानी वस्तु कहाँ रखी होगी, ए फोकस पर, बी अनंत पर, एफ तथा 2f के बीच, 2f पर। तो इसका आंसर होगा बी अनंत पर। ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर और केल्विन। तो इसका आंसर है सी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। उनमें से अधिक अपवर्तनांक वाली वस्तु कहलाती है प्रकाशिक विरल, प्रकाशिक सघन, प्रकाशिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, प्रकाशिक सघन। इनमें से कौन सा लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए सूत्र है, P बराबर 1/f, F बराबर R/2, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। साइंस चैप्टर नंबर 11 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, और चूंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है तो हमारे आंखों तक लाल रंग ही पहुंच पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का फैल जाना। वायुमंडल में गुजरकर प्रकाश विभिन्न धूल के कणों से टकराता है या जल के तो फैल जाता है, इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है अपवर्तन, क्योंकि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है और हर रंग अलग अलग तरीके से अपवर्तित होता है। कुछ ज़्यादा अपवर्तन होता है, किसी में कम अपवर्तन होता है, तो इसलिए वो अलग अलग हो जाते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन के बाद वर्ण विक्षेपण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है पीला, लाल, नीला, काला। तो दिखाई देता है लाल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं और वही हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। बाकी कलर जो होते हैं वो उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, जैसे नीला और बैंगनी, वो प्रकीर्णित हो जाते हैं यानी फैल जाते हैं। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है, कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिकतम है क्योंकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो लगभग होता है 2 मिनट का अंतर। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन बैंगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम, आसमानी से कम, सभी रंगों से कम होता है विचलन इसका, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी होती है तो विचलन उतना ही कम होता है। श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है नीला, लाल, बैंगनी, नीला और लाल दोनों। इसका आंसर है सी, बैंगनी। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, अपवर्तन, क्योंकि जहाँ से तारों का प्रकाश आता है वहाँ कहीं वायुमंडल जो है विरल है, कहीं सघन है, तो अपवर्तन होता रहता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है, तो एक साधारण प्रिज्म घिरा होता है 5 सतहों से। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं।
तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि नीले रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, प्रकीर्णित होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी। श्वेत रक्त कितने रंगों के मेल से बना है? 3, 4, 5, 7। डी यानी कि 7। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, लाल, काला। काला।